नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों को 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं बहुपद चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, काफ़ी बेसिक चैप्टर है। इसमें थोड़ा बहुत आपने नाइन्थ में ही पढ़ा हुआ है, इस वजह से आपको अच्छे समझ में भी आएगा और क्वेश्चन करने में भी काफ़ी आनंद आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, बहुत सारे पद हों, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। सबसे पहले जैसे हम बात करें, जैसे पी एक्स या कोई भी यहाँ पर फलन दे सकता है, एफ एक्स दे सकते हैं, पी एक्स दे दिए ऐसे सपोज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मान लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब नॉट नॉट, इस तरीके से ये कोई एक आपका बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका कांस्टेंट या अचर पद होता है, एक आपका यहाँ पे चर पद होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अचर पदों की। इनको हम बहुपद का गुणांक भी बोलते हैं। जैसे यहाँ बात करें, बहुपद का गुणांक आपका हो जाएगा ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट जो भी आगे नंबर आएंगे एक्स के इंटू में, वो आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। इसके अलावा इसके बाद आता है आपका चरपद। चरपद यहाँ पे क्या है, एक्स। ठीक है, यहाँ पे चरपद आपका एक्स है। इसके अलावा अब बात जैसे हम करते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे इसके जो गुणांक होते हैं उसी के आधार पे ही इनका प्रकार होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हो सकता है आपका परमेय बहुपद, परमेय बहुपद में क्या होता है, आपका जो भी आपका व्यंजक रहेगा उस व्यंजक या बहुपद में जो गुणांक होंगे वो आपके क्या होंगे, कोई नंबर होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, परमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्याओं को मैं बता रहा हूँ बाद में। जैसे दिया हुआ यहाँ पे तुम्हारा 3x प्लस 7/3 एक्स स्क्वायर, ये दिया हो, ये आपका क्या है, एक परमेय व्यंजक है। अब परमेय व्यंजक या परमेय बहुपद को हम कैसे, परमेय बहुपद की बात हम बात करें पहले कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परमेय संख्याओं की बात करें अगर हम, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या कर सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। बस होना क्या नहीं चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 ना हो। क्योंकि अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वो तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और अनंत जैसी कोई संख्या अपने गणित मैथ में नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो कोई भी नंबर है, जो भी आपके संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 ये आपका P है, ये आपका Q है। जैसे 3, अब 3 में आपको P दिख रहा होगा, Q नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक नंबर के नीचे एक अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे P और Q सही, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परमेय व्यंजक। इसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा आता है तुम्हारा वास्तविक व्यंजक। दूसरा होता है आपका वास्तविक संख्याओं का व्यंजक। तो वास्तविक संख्याओं का व्यंजक क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं पर व्यंजक, या यहाँ बोलेंगे बहुपद। तो वास्तविक संख्याओं का बहुपद का मतलब हो जाएगा आपका, जैसे Px बराबर दिया हो √2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस √5x क्यूब, इस तरीके से आपका कोई भी बहुपद दिया हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे क्लियर ही है कि ये आपका जो x है वो आपका क्या होगा, चर कहलाएगा। चर और अचर को हम विशेष ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ चर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो जिसका मान क्या हो, बदला जा सके। और अचर क्या होता है, जो तुम्हारी ऐसी संख्या होती है जिसका मान फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए √2 है,
3 है, √5 है। ये मान क्या है आपके फिक्स हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए हम x का मान बदलेंगे तो हमारा p यहाँ पे क्या होगा, जो भी फलन इसका मान हमेशा बदल जाएगा। अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो इस पर x के मान 1 पर इसका मान कुछ आएगा। जब x का मान हम 2 रखेंगे तो इसका मान कुछ आएगा, 3 रखेंगे तो इसका मान कुछ और आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है, बार बार संख्याओं को रखने पे इसका मान बदल रहा है। तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा चर। जिसका मान हम बदल सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है आपके पदों के आधार पर बहुपद को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले होता है हमारा एक पदी बहुपद। तो यहाँ पे साफ मालूम चल रहा है कि ऐसा कोई बहुपद होगा जिसमें आपका क्या होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे अगर हमारा यहाँ दिया हो px बराबर 7x², ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। दूसरा हो सकता है px बराबर दिया हो हमारा 3x सपोज, तो ये हमारा ये भी क्या है आपका एक पदी बहुपद। मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक पद हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे मत गिन लेना कि 1 और 2 तो ये आपको 2 लगने लग जाए, ऐसे नहीं होता है। जब भी आपका पद का मतलब होता है एक कोई संख्या जो कि प्लस माइनस में लिखी हो, ठीक है, वो तुम्हारा क्या काउंट किया जाएगा, पद को काउंट किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, दूसरा होता है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या हो जाएगा आपका, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, 2 पद हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हो px बराबर 3x² + 7x³ ये आपका क्या हो गया, द्विपदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, और देख लो कोई मान दिया हो qx बराबर x² + 6x दिया हो, ये भी आपका क्या है, एक द्विपदी बहुपद है। इसके बाद आता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो इसमें क्या होगा, आपके बहुपद में पदों की संख्या कितनी होगी, आपकी 3 होगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। जैसे यहाँ पे दिया हो px बराबर 3x² + 7x² + 6 ये आपका क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से चतुर्पदी पंचपदी भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को जनरली ज़्यादा जरूरत होती है वो सिर्फ त्रिपदी बहुपदों की जरूरत होती है। एक और आ सकता है आपका शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद में क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसके गुणांकों की जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, शून्यक बहुपद। अब ये कैसे भी कुछ हो सकता है, जैसे 0x² + 0x + 0 मान लीजिए दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, एक शून्य बहुपद हो जाएगा। एक्चुअल में इसका मान कुछ नहीं है, शून्य ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, हमें x y x या कोई y कोई चर दिखाना पड़ेगा, जिससे हम बता सकेंगे ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देते हैं बहुपद में, कि एक तो बहुपद की घात पूछ सकता है आपसे, अगर आपसे पूछे बहुपद की घात, बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो आपका बहुपद दिया हुआ है उसमें x या जो भी चर है उसकी जो हाईएस्ट या सबसे बड़ी घात जो होती है वो आपका क्या कहलाता है, उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें, हमारा कोई बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर 7x² + 6x + 3 ये आपका दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ देखेंगे हम कि x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका और एक कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लो 7x³ + 6x² + 3x + 5
ये दिया है आपका। तो ये यहाँ पे अगर हम बहुपद की घात की बात करें, यहाँ अगर बहुपद की घात करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं बहुपद की घात कितनी है। अब एक थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे आगे, जब एक्सरसाइज करोगे आप लोग तो आपको देखिएगा उसमें क्वेश्चन कि बहुपद दिए गए व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे 1 नंबर में। तो इसके लिए आपको जानना इतना जरूरी है अकेला कि हमारा जो x है वो कभी भी किसी पावर में नहीं, मतलब फ्रैक्शन पावर में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन पावर मतलब होता है जैसे 2/3, 1/2 रूट में लिखा हो। तो अगर कभी भी चर पद रूट में या किसी फ्रैक्शन पावर में लिखा हो तो वो हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी व्यंजक लिखा है वो हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो अब जैसे हम बात करें, दो 3 क्वेश्चन देता हूँ, उसमें देखना, उसी हिसाब से क्लियर भी हो जाएगा आपका बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे दिया हुआ आपका 3x² + 7x + 3, ये दिया है आपका। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपका qx = 3x² + √x + 6। ठीक है, और दिया हुआ है तुम्हारा qx = 7x⁴ + 6x⁴ + 9। ठीक है, और कह सकते हैं आपका qx = और दिया हो 6x⁴ + 7x + 6 ये दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कि कौन बहुपद है तो कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है बहुपद में कि कोई x ऐसा तो नहीं है जो कि फ्रैक्शन पावर में हो, मतलब भिन्नात्मक पावर में हो और या फिर रूट में हो। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारा इसका मतलब क्या है, पहला वाला जो बहुपद दिया है वो क्या, पहला वाला जो व्यंजक दिया हुआ है वो क्या है, बहुपद है। लेकिन अगर हम ध्यान दें दूसरे वाले पे, दूसरे वाले में यहाँ पे 3x², ये तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 6 भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला पद है वो क्या लिखा हुआ है, √x। तो √x क्या है आपका, फ्रैक्शन पावर है। अब तो अगर ये फ्रैक्शन पावर है तो इस व्यंजक को क्या कहेंगे हम, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये इसमें भी है, ये जो तुम्हारा दूसरा वाला पद है ये क्या है, तुम्हारा फ्रैक्शन पावर में है, x⁴/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, x × √x लिखना होगा इसको। x⁴/3/2 का मतलब हो जाएगा हमारा x × x⁴1/2। इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन ये क्या बन जाएगा, √x बन जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये दिया हुआ व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है qx = 6x⁴ + 7x + 6, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, ये भी हमारा एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की सारी घातें क्या है, इंटीजर है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें देखना होगा। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा हमारा कि कौन बहुपद है, कौन को बहुपद नहीं है, बहुपद कितना पदी बहुपद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बता सकते हैं। ये आपका बहुपद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है। अब देखो इसके बाद आता है आपका बहुपद के शून्यक। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है आपको दिए हुए बहुपद के शून्यक बताइए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि जो भी बहुपद दिया हुआ है उसकी जितनी घातें होंगी, जैसे f(x) बराबर अपन को सपोज दिया हुआ है 7x + 6। ठीक है, कि बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें बहुपदों में शून्य की संख्या के लिए क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ दिए हुए व्यंजक को = 0 करा देना होता है। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक निकल आएगा, मतलब यहाँ पे -6/7 आ जाएगा। चलिए इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ये बात भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात क्या कर रहा है क्वेश्चन,
बहुपदों के शून्यकों की संख्या बताइए, ये आपसे पूछा हुआ है। शून्यकों की संख्या का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये बताना है हमें कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो ये आपको बताने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि x की कितनी घात है, x की इतनी घात होगी उतनी ही इसके शून्यकों की संख्या होगी। बस एक चीज इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि वो जो शून्यक होंगे वो सभी रियल हैं या इमेजिनरी हैं, ये आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ संख्या बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की घात 1 है, मतलब इसका शून्य क्या हुआ, 1 हुआ। अब और कुछ दिया हो, मान लो सपोज x बराबर x² प्लस -5x प्लस 6, ये दिया हुआ आपको। तो यहाँ पे x की घात कितनी है आपकी, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और एक कोई दिया हो तुम्हारा fx बराबर, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ दिया हो fx बराबर x की घात क्यूब -7x² प्लस 4x की घात 4 प्लस 6, ये दिया हो सब कुछ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी, 4, मतलब यहाँ बहुपद की घात तो कितनी होगी, 4। अब जब बहुपद की घात 4 है तो इसका मतलब शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब ये इसमें क्लियर नहीं होता है कि उन 4 में कितने रियल हैं, कितने इमेजिनरी हैं, या सभी रियल हैं या सभी इमेजिनरी हैं, ये बात हम यहाँ से नहीं बता सकते। ये आपको हल करने के ही पता चलेगा। उसके लिए आपके पास शेषफल प्रमेय है, वो या तो आपने 9th में पढ़ी होगी, या नहीं तो जहाँ जरूरत पड़ेगी शेषफल प्रमेय की मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। अभी इसमें ज़रूरत नहीं है कि इसके मूल हम कैसे निकालने हैं, वो बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया कि अगर हमें बहुपदों में कोई बहुपद दिया है तो उस बहुपद में आपसे पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या कितनी है या मूल्यों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि कितनी है, जितनी x की घात होगी उतनी ही उसमें शून्यकों की संख्या होगी। चलिए, अब बात आती है कि शून्यकों को निकालते कैसे हैं। आगे देखते हैं इसमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। बहुपदों के शून्य ज्ञात करना तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस इतना ध्यान हो कि जैसे हमारा जो भी बहुपद दिया होगा उसको हम क्या करते हैं, =0 करा देते हैं। और =0 कराने के बाद x के जितने भी मान आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे, या उनको हम बहुपद के मूल भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम रूट भी बोलते हैं। तो जो भी आप नाम समझें उसको वो आप याद रख सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ आपको उसके ही अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। जैसे अगर हम बात करें, कोई हमारा बहुपद दिया हुआ है x² -5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। हाँ, एक ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे बहुपद के शून्य कितने होंगे, तो यहाँ साफ हमें को मालूम चल रहा है बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2। एक चीज और इसमें जानना जरूरी है कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है। तो बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि ऐसा संख्या बहुपद में रखें जिससे बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे अब ये मालूम कैसे हमें चले कि इसमें क्या हम रखेंगे जो 0 हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बहुपद के हम पहले क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जितने भी गुणनखंड आएंगे उसको बारी बारी से क्या कर देंगे, 0 के बराबर रखते जाएंगे, तो वहाँ से x के मान मिल जाएंगे। तो जो भी x के मान आएंगे वही क्या हो जाएंगे, उसके शून्य हो जाएंगे। जैसे इस दिए हुए क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका px बराबर x² -5x प्लस 7, वो 6 का गुणनखंड 3 दूनी 6, ये आएगा आपका x² माइनस का 3। देखो यहाँ पे आपको चाहिए क्या होता है गुणनखंड करने के लिए, और गुणनखंड की बात करें तो ये होता है कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है, पहले तो इसको हम लिखेंगे क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद x² आ जाएगा, फिर यहाँ पे x का गुणांक आएगा, फिर आपका कांस्टेंट पद होगा। तो जो कांस्टेंट संख्या होती है उसका गुणांक यहाँ x² के गुणांक से कराएंगे। इसके बाद उस संख्या को, जो भी इन दोनों का गुणनफल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 6 6, इस 6 के क्या करने होते हैं, अपन को गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 2 2। अब इन गुणनखंडों को ऐसे सेट करना होता है कि गुणा कराने पे तो 6 आए और जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला नंबर आ जाए।
ठीक है। तो आप जब गुणनखंड जिसके कर रहे होते हैं तो गुणा कराने पे तो वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई डाउट वाली बात है। बस दिक्कत कहाँ पे होती है, इसको सेट करने में, कि हम यहाँ पे तो 2 ही है, तो 3 और 2 5 हो रहा है, साफ आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 2 + 3 इंटू क्या आएगा एक्स का एक्स ही रहेगा प्लस 6। मतलब सिर्फ इस नंबर को तोड़ना होता है गुणनखंड में कि हम उसको क्या लिखें। बाकी अगर ध्यान दो 2 3 कितना होता है 5 ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे, यहाँ से एक्स का होगा, यहाँ से माइनस का, ये कितना बन जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 3x + 6। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x में से x कॉमन लिया तो यहाँ भी x बचेगा, यहाँ पे 2x में से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। माइनस के यहाँ कितना कॉमन है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका x, क्योंकि यहाँ पे 3 निकल गया तो बचेगा कितना x, यहाँ प्लस है माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा क्या माइनस, 6 का भाग 3 में देंगे 3 दूनी 6, ठीक है। गुणनखंड में आपको ये ध्यान देना होगा द्विघात समीकरण में कि जब भी हम इसको गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जब कॉमन लेंगे तो जो दोनों ब्रैकेट बचेंगे वो दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको समान है, अगर समान आते हैं इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। और ये कितना बचेगा x - 3। तो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में या इस बहुपद के शून्यकों की, तो यहाँ पे हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर हम x का मान 2 रख दें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0 का गुणा में होगा वो भी क्या बन जाएगा आपका टोटली 0। इसका मतलब यहाँ पे एक शून्यक तो क्या हो गया x = 2 और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा x = 3। मतलब कि अगर हम x = 2 रख दें या x = 3 रख दें इस बहुपद में, दोनों पे ही इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो भी संख्या इसको 0 कराती है इस बहुपद को, वो उस बहुपद की क्या होते हैं, शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए और एक बार समझ लो, बहुपदों के शून्यकों ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है उसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो भी उसके गुणनखंड बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर करा के देख लेंगे। x - 2 = 0, इसको हम पक्षांतर कराएंगे तो x बराबर कितना आ गया 2, x - 3 = 0, तो x का मान कितना आ गया 3। मतलब एक तो आपका x = 2, एक x = 3 क्या है, इस बहुपद के शून्य होंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। ये तो द्विघात समीकरण था, तो हो गया ऐसे। अगर आपको चाहे लीनियर इक्वेशन दी हो, मतलब लीनियर का मतलब होता है जिसमें x की घात कितनी हो 1, द्विघात का मतलब होता है जिसमें x की घात कितनी हो 2, त्रिघात का मतलब क्या होता है जिसमें x की घात कितनी हो 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो जाएगा। चलिए इसको एक तरीके से और देखते हैं कि बहुपद का शून्य होता क्या है, वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यामितीय अर्थ में यहाँ पे क्या होता है, कोई आपको एक वक्र दिया गया होगा, उस वक्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्य होंगे। ये काफ़ी आसान तरीका भी होता है। बस इसमें सिर्फ हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो बहुपद है, दिया हुआ बहुपद है, वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, शून्यों की संख्या। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया हो, हमारे दिया है y = mx + c दिया है, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन है लाइन की या रेखा। तो अगर यहाँ हम बात करें तो ये लाइन x को कितनी जगह पे काट रही है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे। मतलब इसका कितना शून्य होगा, y = mx + c जो दिया हुआ है, इसका शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। और जहाँ भी शून्य होगा वो यहाँ पे क्या दे देगा, आपको मान दे देगा कि किस जगह पे ये शून्य होगा, ठीक है। चलिए
और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। जैसे सपोज अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे बहुपद दिए हुए व्यंजक या दिए हुए बहुपद में शून्यों की संख्या ज्ञात है। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो हमारा वक्र कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो बहुपद में अगर यहाँ पे एक जगह एक्स अक्ष को काट रहा है एक जगह पे, दूसरी जगह पे यहाँ पे, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें कि जो भी तुम्हारा बहुपद दिया गया है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे, इसका मतलब इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपकी 2 होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप कि अगर हमारा कोई इस तरीके से दिया हुआ है कि ये इसको सिर्फ क्या कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है। यहाँ पे हमें साफ समझ में आ रहा है, जब एक जगह पर टच करेगा मतलब एक्स अक्ष को एक जगह पर काट रहा है, ठीक है। टच करना भी क्या होता है, यहाँ पे जहाँ टच करेगा या काटेगा, दोनों ही एक ही बात। यहाँ पे काट रहा तो 2 जगह पे आएगा, 2 बिंदु आएंगे, और यहाँ पे टच कर रहा मतलब 1 बिंदु आएगा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, तीसरा कोई दिया हो, तीसरा अपन को सपोज दिया है इस तरीके से, यहाँ पे आपसे कहेगा बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी है। तो आपको साफ समझ में आ रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है और तीसरा यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बहुपद में शून्यों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं शून्यों की संख्या कितनी है, बराबर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी आपकी ये, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। चलिए और एक मान लो सपोज क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कोई एक सर्कल दे दिया, मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि शून्यों में एक तो तुम्हारा यहाँ कट कर एक्स अक्ष को और दूसरी जगह यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी वक्र दे दिया जाए डायरेक्ट, तो आप वहाँ पे देख के अपन बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि अगर हमारा वक्र दिया है तब तो हमें बहुत आसान है बताना, लेकिन अगर वक्र नहीं दिया है, सिर्फ इक्वेशन दे दी है उसकी, तो उससे वक्र बनाना बहुत टफ होता है। वहाँ खैर उस लेवल के आप में क्वेश्चन देगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर इसका अपन को वक्र न देके कोई इक्वेशन दे देता है, तो आपको इक्वेशन के लिए जो मैंने पहले मेथड बताया है कि आपको पहले गुणन करना पड़ेगा, इसके बाद उसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करा देंगे, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, शून्यों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप पहले एक बार इसको अच्छे से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। दूसरी ये ध्यान रखना है कि वीडियो को कंप्लीट देखें आप लोग, और थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ को कि ये नहीं कि बस सेव कर लिया और उसको देख लिया या थोड़ा बहुत देखा उसके बाद छोड़ दिया, या जल्दी देखा उसको आगे बढ़ा के, तो आपको इतना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप एक बार उसको इत्मीनान से देखें, फिर आप दोबारा में जब अगर देखना चाहते हैं या देखते हैं तो आपको उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक पहली बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको दोहराते हैं या आप उसको थोड़ा बहुत देखते हैं या कम करते हैं तो आपको समझ में कम आएगा और आगे के जो टॉपिक होंगे उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। धन्यवाद।